हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 समतल में गति मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 1 में अदिश एवं सदिश स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सदिश का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का मापांक मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एवं सदिश के प्रकार टाइप्स ऑफ वेक्टर को हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अदिश एवं सदिश। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो वर्गों में, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 अदिश स्केलर्स या अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज, एवं नंबर 2 सदिश वेक्टर्स या सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। अब दोनों को, अदिश एवं सदिश को हम लोग बारी बारी से उदाहरण सहित डिस्कस करेंगे। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण मैग्नीट्यूड तो उपस्थित रहता है परंतु दिशा नहीं होती है, वे राशियां अदिश कहलाती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, गुरुत्वीय विभव, विद्युत विभव इत्यादि अदिश राशियों के उदाहरण। तो राइट डाउन से आप लोग नोट करें। अदिश राशियां या केवल अदिश, अंग्रेजी में स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण या मान, मैग्नीट्यूड, जिसे अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहा जाता है, जिनमें परिमाण उपस्थित रहता है परंतु दिशा, डायरेक्शन नहीं होती है, वे अदिश या अदिश राशियां कहलाती हैं। वे अदिश कहलाते हैं। उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। ये सभी राशियां द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि अदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब दूसरा टाइप, भौतिक राशियों का दूसरा टाइप, सेकेंड पार्ट में सदिश आते हैं। सदिश या सदिश राशियां, अंग्रेजी में वेक्टर्स। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दोनों उपस्थित रहते हैं वे सदिश
या सदिश राशियां कहलाते हैं। परिमाण तथा दिशा दोनों, मान एवं दिशा दोनों उपस्थित होगा तो वैसी भौतिक राशियों को सदिश या सदिश राशियां कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट करें। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण जिसे अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड कहा जाता है, परिमाण का अर्थ हुआ मान, जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों उपस्थित हों वे सदिश कहलाते हैं। सदिश या सदिश राशियां वे सदिश कहलाते हैं। वेक्टर्स जिनमें परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उपस्थित होगा वे सदिश कहलाते हैं। उन भौतिक राशियों को सदिश कहा जाता है या सदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण सदिश राशियों का उदाहरण वेग, पहले वेग के पहले विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, टॉर्क, इत्यादि। ये सभी भौतिक राशियां विस्थापन, वेग, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि सदिश राशियों के या सदिश के उदाहरण हैं। अब अदिश एवं सदिश को उदाहरण सहित परिभाषित करने के बाद सदिश का निरूपण, सदिश को हम कैसे निरूपित करेंगे? तो सदिश को हमने परिभाषित किया कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें सदिश कहा जाता है। जबकि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण उपस्थित होता है, मैग्नीट्यूड उपस्थित होता है, दिशा उपस्थित नहीं होती है, वे अदिश या स्केलर्स कहलाते हैं। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट है, सदिश की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों उपस्थित होते हैं। तो किसी सदिश के परिमाण को किसी रेखाखंड की लंबाई के द्वारा तथा दिशा को उस रेखाखंड के दूसरे किनारे पर जहां वह रेखा खत्म होती है, समाप्त होती है, वहां तीर का निशान लगाकर उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। रेखाखंड के दूसरे सिरे पर जहां वह रेखा समाप्त होती है, तीर का निशान दिशा को, उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। और उस सिरे को, उस सदिश के दूसरे सिरे को जहां तीर लगाकर सदिश को प्रदर्शित किया जाता है उसे वानाग्र कहा जाता है, एरो हेड कहा जाता है। जबकि उस सदिश जो किसी रेखाखंड की लंबाई से निरूपित होता है, तो उस रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु को उस सदिश का पूंछ, टेल कहा जाता है। जबकि दूसरे सिरे को जहां पर कि तीर का निशान लगाया जाता है उसे वानाग्र या अंग्रेजी में एरो हेड कहा जाता है। तो सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु होगा, सदिश का परिमाण को रेखाखंड की लंबाई से निरूपित किया जाता है। तो जिस रेखाखंड की लंबाई के द्वारा किसी सदिश को निरूपित किया जाता है, उस रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु को उस सदिश का टेल, पूंछ कहा जाता है। जबकि उस रेखाखंड के दूसरे सिरे पर उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। तो उस दूसरे सिरे को, उस रेखाखंड के दूसरे सिरे को जहां पर तीर का निशान लगा होता है उसे वानाग्र या अंग्रेजी में एरो हेड कहा जाता है। तो किसी सदिश का परिमाण को
सदिश का निरूपण में किसी सदिश का परिमाण को किसी रेखाखंड की लंबाई के द्वारा, रेखाखंड की लंबाई जितनी होगी वह उस सदिश के परिमाण को, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करेगा, तथा दिशा को उस रेखाखंड के किनारे पर, दूसरे किनारे पर तीर का निशान लगाकर उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। सदिश, अब इसे नोट करें आप लोग, सदिश का निरूपण अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी सदिश के परिमाण को, परिमाण या मान अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड, तो किसी रेखाखंड की लंबाई के द्वारा, किसी रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, जिसको रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहा जाता है, रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी सदिश के परिमाण को किसी रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दिशा को उस रेखा की तो किसी सदिश के परिमाण को किसी रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि उस सदिश की दिशा को उस रेखाखंड के एक किनारे पर अर्थात दूसरे किनारे पर तीर का निशान देकर, तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। तो किसी सदिश के परिमाण को किसी रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि उस सदिश की दिशा को, सदिश की दिशा को उस सरल रेखा या रेखाखंड के किनारे, दूसरे किनारे पर के किनारे मतलब सिरे पर, दूसरे सिरे पर, किनारे पर, दूसरे सिरे पर तीर का निशान लगाकर, एरो का चिन्ह, तीर का संकेत, तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। या निरूपित किया जाता है। संकेत रूप में किसी सदिश को कोई अंग्रेजी अक्षर, किसी इंग्लिश लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कोई भी अक्षर हो सकता है, बड़ा अक्षर या छोटा अक्षर, अंग्रेजी का बिग लेटर या स्मॉल लेटर के ऊपर में तीर का निशान दे करके प्रदर्शित किया जाता है। किसी सदिश को प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है संकेत रूप में। और वैसे सदिश के परिमाण को किसी सरल रेखा के लंबाई के द्वारा, जबकि दिशा को उस रेखा के दूसरे किनारे पर तीर का निशान लगाकर सूचित किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ ज्यामितीय रूप से किसी सदिश ए सदिश को, ए वेक्टर ए के ऊपर किसी, क्योंकि मैंने बताया कि संकेत में किसी सदिश को कोई अंग्रेजी लेटर, कोई अंग्रेजी अक्षर, एनी इंग्लिश लेटर, बिग और स्मॉल, अंग्रेजी अक्षर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो कैपिटल ए हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है, कैपिटल सी वेक्टर या स्मॉल, कैपिटल सी के ऊपर तीर या स्मॉल सी के ऊपर तीर, कैपिटल डी के ऊपर तीर या स्मॉल डी के ऊपर तीर लगाकर किसी सदिश को ज्यामितीय ढंग से, किसी सदिश को संकेत रूप में
व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए सदिश, अंग्रेजी लेटर ए के ऊपर तीर देकर यहाँ एक सदिश को व्यक्त किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है ए सदिश, ए वेक्टर, कैपिटल ए के ऊपर एरो ए वेक्टर। और इसे सपोज किया जाए एक रेखाखंड ओपी, एक रेखाखंड ओपी है, ओपी की लंबाई के द्वारा ए वेक्टर सदिश ए वेक्टर का, ए सदिश का ए के ऊपर तीर लगाकर संकेत रूप में सदिश को सूचित किया जाता है। तो ए सदिश का परिमाण को ओपी रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दिशा इस रेखा के दूसरे किनारे पी पर एक तीर का निशान लगाया गया है, लगाकर प्रदर्शित किया गया है ज्यामितीय ढंग से ए सदिश को, ए वेक्टर को। तो इस तीर का निशान सरल रेखा के दूसरे किनारे पर जहां तीर लगा होता है उसे एरो हेड कहा जाता है, वानाग्र कहा जाता है, एरो हेड। जबकि उस रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु है वो उसको टेल कहा जाता है, पूंछ, ये टेल हो गया वो बिंदु। जबकि पी बिंदु क्या कहलाता है? वानाग्र, एरो हेड, वानाग्र या एरो हेड कहलाता है। तो यही सदिश का ज्यामितीय निरूपण है किसी सदिश जिसे अंग्रेजी अक्षर, इंग्लिश लेटर कैपिटल ए सपोज किया जाता है, इंग्लिश लेटर, बिग लेटर है अंग्रेजी लेटर कैपिटल ए, उसके ऊपर तीर का निशान लगाकर किसी सदिश को संकेत रूप में सूचित किया जाता है। अंग्रेजी लेटर सदिश के परिमाण को बताता है, प्रदर्शित करता है, जबकि उसके ऊपर लगा हुआ तीर, अंग्रेजी अक्षर के ऊपर जो तीर लगाया जाता है वह उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ये सदिश का ए सदिश, ए के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित किया गया, इसे ए सदिश हिंदी में, अंग्रेजी में ए वेक्टर पढ़ा जाता है। तो ये सदिश को हम निरूपित किए हैं रेखाखंड ओपी द्वारा, जिसमें कि रेखाखंड ओपी के दूसरे किनारे पी पर तीर का निशान लगाया गया है, जो कि सदिश की दिशा को ओ से पी की ओर प्रदर्शित करता है। तो ये सदिश की दिशा किधर है? ओ से पी की ओर है, जबकि ये सदिश ए के ऊपर तीर लगाया हुआ है, उसका परिमाण रेखाखंड ओपी की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र है सदिश का ज्यामितीय निरूपण। किसी सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश, ए के ऊपर तीर दिया गया, इसे पढ़ा जाएगा अंग्रेजी में ए वेक्टर, हिंदी में ए सदिश। ए सदिश का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यह चित्र प्रदर्शित करता है, चित्र 1। इस प्रकार हमने सदिश का परिमाण, सदिश का निरूपण को डिस्कस किया, जिसमें यह जाना कि किसी सदिश के परिमाण को किसी रेखाखंड या किसी सरल रेखा की लंबाई के द्वारा, जबकि उस सदिश की दिशा को उस रेखाखंड के दूसरे किनारे पर या दूसरे सिरे पर तीर का निशान लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है उस सदिश की दिशा को। जबकि सदिश का परिमाण को रेखाखंड की या सरल रेखा की लंबाई के द्वारा तथा दिशा को तीर का निशान दे करके, वह तीर का निशान उस रेखा के दूसरे सिरे पर, दूसरे किनारे पर लगाया जाता है जहां वह रेखा समाप्त होती है, जबकि उस रेखा का प्रारंभिक बिंदु टेल कहलाता है, उस सदिश का टेल कहलाता है। जबकि जहां पर तीर का निशान लगा होता है उसे वानाग्र, रेखाखंड का दूसरा सिरा जहां पर रेखा समाप्त होती है वहां तीर का निशान लगाया जाता है सदिश की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। तो उस दूसरे किनारे को जहां तीर लगा होता है उसे वानाग्र, अंग्रेजी में एरो हेड कहा जाता है। अब सदिश का निरूपण के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सदिश का मापांक। नोट करें, सदिश का मापांक। किसी सदिश का मापांक, अंग्रेजी में सदिश का मापांक को मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो सदिश का मापांक क्या है? किसी सदिश का परिमाण को उसका मापांक कहा जाता है। किसी सदिश का परिमाण अर्थात मान, मैग्नीट्यूड को उस सदिश का मापांक कहा जाता है। अर्थात सदिश का परिमाण जब व्यक्त करेंगे तो उसमें उसकी दिशा, उस सदिश की दिशा नहीं होगी। तो सदिश का मापांक, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, अंग्रेजी में इसे मॉडुलस कहा जाता है और इसे मॉड संकेत से सूचित किया जाता है। मॉड संकेत दो उदग्र समानांतर रेखाओं के द्वारा मॉड को प्रदर्शित किया जाता है। दो उदग्र छोटी समानांतर रेखाओं के द्वारा किसी सदिश के मापांक को व्यक्त किया जाता है, जिसे मॉड पढ़ा जाता है। तो सदिश का मापांक क्या है? इसकी परिभाषा को आप लोग नोट करें। किसी सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड को
उस सदिश का मापांक कहा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस। इस सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड को उस सदिश का मापांक कहा जाता है। मापांक को दो समानांतर छोटी उदग रेखाओं के द्वारा, दो समानांतर रेखाएं हैं, उदग रेखाएं हैं, छोटी हैं, तो दो छोटी समानांतर उदग रेखाओं के द्वारा सदिश का मापांक को सूचित किया जाता है। इस संकेत को मॉड पढ़ा जाता है। मॉड को इसे दो छोटी उदग समानांतर रेखाओं संकेत से सूचित किया जाता है, जिसे मॉड पढ़ा जाता है। जिसे मॉड पढ़ा जाता है। अब जैसे ए सदिश है, ए के ऊपर तीर देकर अंग्रेजी अक्षर ए के ऊपर, अंग्रेजी अक्षर बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर तीर देकर किसी सदिश को संकेत रूप में सूचित किया जाता है। तो जैसे ए सदिश का मापांक लिखना हो, ए के ऊपर तीर लगाएंगे, का मापांक, ए वेक्टर का मापांक, जिस सदिश का मापांक ज्ञात करना होता है उसे मॉड संकेत के अंदर रखा जाता है। ये मॉड संकेत है, दो छोटी समानांतर उदग रेखाएं, और ए वेक्टर का मापांक मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, इस मॉड संकेत के अंदर दो छोटी समानांतर उदग रेखाओं के अंदर ए सदिश को रखा जाता है, और ए वेक्टर, ए सदिश का मापांक दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, केवल ए होगा, दिशा नहीं होगी, तीर का निशान। अब मॉड लेने के बाद अंग्रेजी अक्षर के ऊपर से, इंग्लिश लेटर के ऊपर से तीर का निशान हट जाएगा, तीर का निशान नहीं होगा। यही ए वेक्टर का मापांक बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड संकेत के अंदर ए सदिश को रखा जाता है, बराबर केवल ए हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी अक्षर किसी सदिश के परिमाण को दर्शाता है, व्यक्त करता है, जबकि उसके ऊपर तीर का निशान उस सदिश की दिशा को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो ए वेक्टर का मापांक हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को मॉड संकेत के अंदर रखा गया, इक्वल टू कैपिटल ए। इसी ढंग से अगर दूसरा सदिश बी वेक्टर है तो बी सदिश से पढ़ा जाएगा, अंग्रेजी अक्षर बी के ऊपर, इंग्लिश लेटर बी के ऊपर तीर का निशान। तो बी वेक्टर का मापांक मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू, अब इसे मॉड संकेत के अंदर बी वेक्टर को रखा जाएगा। यहाँ पर भी तीर का निशान अब हट जाएगा, मॉडुलस लेने के बाद, मापांक लेने के बाद केवल बी हो जाएगा, अंग्रेजी लेटर केवल बी, जो कि बी सदिश के परिमाण को बताता है। अंग्रेजी लेटर ए, इंग्लिश लेटर ए सदिश के परिमाण को बताता है, परिमाण को निरूपित करता है। अब सदिश का मापांक के बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम सदिश के प्रकार, सदिश को मुख्यतः सदिश के मुख्यतः जितने प्रकार हैं, जितने टाइप्स हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आप लोग दें, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रकार या सदिश में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जिसमें कि हम लोग सदिश के कुछ मुख्य टाइप्स को जानेंगे, उसे परिभाषित करेंगे। नंबर 1, इकाई सदिश, बहुत ही महत्वपूर्ण सदिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। तो नंबर 1 है सदिश का टाइप में, नंबर 1 इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर।
किसी दिए गए सदिश के अनुरेख उसकी दिशा में इकाई परिमाण के सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है। अर्थात इकाई सदिश का परिमाण मान कितना होता है, 1 होता है। तो किसी दिए गए सदिश के अनुरेख इकाई परिमाण के सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है। इसी डिफिनेशन को आप लोग नोट करें। किसी सदिश के अनुरेख एलॉन्ग उसकी दिशा में, किसी सदिश के अनुरेख, किसी दिए गए सदिश के अनुरेख इकाई परिमाण के सदिश को, जिसका परिमाण 1 हो, जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहा जाता है। तो किसी दिए गए सदिश के अनुरेख इकाई परिमाण के सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है। इकाई सदिश कहा जाता है। अर्थात इकाई सदिश का परिमाण या मापांक 1 होता है। इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। इकाई सदिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, महत्वपूर्ण गुण है कि इकाई सदिश किसी दिए गए सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी सदिश की दिशा को दर्शाना हो तो उस दिशा में इकाई सदिश को लगाया जाता है। इकाई सदिश को उस दिशा में इकाई सदिश को रखा जाता है, उस दिशा में इकाई सदिश शामिल किया जाता है। जैसे कि ए सदिश है तो ए सदिश के दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने के लिए इकाई सदिश ए कैप, इकाई सदिश का संकेत चूंकि कैप होता है, कैप या हैट या कैरेट, उल्टा भी लेटर को उल्टा करके दर्शाया जाता है, जिसे उस संकेत को कैप, हैट या कैरेट पढ़ा जाता है। तो ये सदिश है तो ये सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए ये वेक्टर है। स्थिति सदिश है आर वेक्टर, तो उसको दर्शाने के लिए उस दिशा में इकाई सदिश आर कैप हो जाएगा। आर कैप का उपयोग किया जाता है। बी सदिश है बी वेक्टर, जिसे बी के ऊपर तीर लगाकर सूचित करते हैं तो उसे किया जाता है, बी के ऊपर तीर लगाकर बी सदिश को सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बी सदिश के अनुरेख जो इकाई परिमाण का सदिश होगा उसे बी सदिश का बी वेक्टर का इकाई सदिश कहा जाता है। तो बी वेक्टर, बी के ऊपर तीर लगाकर बी वेक्टर को सूचित किया जाता है। तो बी वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश बी कैप होगा। सी सदिश है तो सी सदिश के अनुरेख इकाई सदिश को सी कैप संकेत से सूचित किया जाता है। तो इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है और किसी सदिश के अनुरेख इकाई परिमाण के सदिश को इकाई सदिश कहा जाता है, जो इसकी परिभाषा हुई। और इकाई सदिश, इसे भी आप लोग नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, इकाई सदिश का संकेत को उल्टा भी लेटर से, जिसे कैप, हैट या कैरेट पढ़ा जाता है। तो इकाई सदिश का को उल्टा भी संकेत, भी को उल्टा करके लिखा जाए, यही संकेत हो गया। भी को उल्टा, भी अंग्रेजी का भी लेटर को उल्टा करके लिखा गया। भी संकेत, उल्टा भी संकेत से सूचित किया जाता है, जिसे कैप या हैट या कैरेट पढ़ा जाता है। इस संकेत को कैप या हैट या कैरेट कहा जाता है। अब कोई सदिश ए सदिश है, ए वेक्टर, जिसे ऊपरी रेखाखंड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इसी वीडियो में डिस्कस किया सदिश का निरूपण। तो किसी सदिश को संकेत में कोई अंग्रेजी अक्षर के ऊपर, कोई इंग्लिश लेटर, बड़ा या छोटा इंग्लिश लेटर के ऊपर तीर का निशान देकर संकेत में सदिश को सूचित किया जाता है। तो ए के ऊपर तीर का निशान है तो यह ए सदिश है। अब ए सदिश को ज्यामितीय ढंग से प्रदर्शित किया गया है
किसी रेखाखंड ओपी की लंबाई के द्वारा, जिसमें कि उसके दूसरे सिरे पर, मतलब जहाँ रेखाखंड ओपी समाप्त होती है, दूसरा सिरा पी है, तो वहाँ पर तीर का निशान दिया गया है जो कि ए सदिश के दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ए सदिश के अनुरेख, अगर ए सदिश चूंकि जो कि ओपी रेखाखंड के द्वारा प्रदर्शित है, तो इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब ए सदिश की दिशा में ही, ए सदिश की दिशा के अनुरेख ही एक सदिश होगा जिसको इकाई सदिश कहा जाएगा, इकाई परिमाण का। और इसको क्या, किस चीज से सूचित करेंगे, ए कैप से। ए सदिश के अनुरेख, ए सदिश की ए सदिश ए के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया गया, जिसे ए सदिश, अंग्रेजी में ए वेक्टर पढ़ा जाता है, हिंदी में ए सदिश। तो ए सदिश के अनुरेख, ए सदिश ए वेक्टर जिसको ओपी रेखाखंड द्वारा निरूपित किया गया है, तो उसकी दिशा में इकाई परिमाण का जो सदिश है वह ए कैप से सूचित है, जो कि ए सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, ओ से बी के अनुरेख। तो इसी सदिश को, इकाई सदिश को, इसे इकाई सदिश, ए कैप को क्या कहा जाता है, ए कैप इकाई परिमाण का सदिश है, जिसे इकाई सदिश कहा जाता है, जो कि दिए गए सदिश ए सदिश जिसकी दिशा ओ से पी की ओर निर्दिष्ट है, उसी दिशा में इकाई परिमाण का सदिश ए कैप है, जो कि ए सदिश ए वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए अगर ए सदिश जिसे ओपी रेखाखंड की लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो उसके अनुरेख इकाई सदिश ए कैप है, तो ए कैप मालूम करने का एक सूत्र है, ए कैप बराबर होगा ए सदिश के अनुरेख इकाई सदिश ए कैप बराबर है ए सदिश में उसके मापांक, ए सदिश का मापांक ए वेक्टर का मॉड से भाग दिया जाता है। जब ए सदिश में, जिसे अंग्रेजी लेटर ए के ऊपर, इंग्लिश लेटर ए के ऊपर तीर का निशान देकर सूचित किया गया है ए सदिश को, तो ए सदिश के अनुरेख की दिशा में, ए सदिश को की दिशा को दर्शाने के लिए इकाई सदिश ओपी रेखाखंड के अनुरेख ही ए कैप लिया गया है। तो ए सदिश ए वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश प्राप्त करने का सूत्र है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर, ए सदिश में उसके मापांक ए वेक्टर का मॉड से भाग दिया जाता है, तो ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। उसी ढंग से कोई बी सदिश है, तो बी सदिश के अनुरेख इकाई सदिश बी कैप है, तो बी सदिश में बी का मॉड से, मापांक से भाग देंगे तो उसकी दिशा में इकाई सदिश मालूम हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई ए सदिश अगर व्यक्त है एक्स वाई तल में, अगर व्यक्त है ए सदिश अगर व्यक्त है 3i कैप प्लस 4j कैप, जहां आई कैप क्या है, यह एक्स वाई तल में इकाई सदिश है। एक्स अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश को आई कैप संकेत से सूचित किया जाता है। वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इकाई सदिश जे कैप का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जबकि जेड अक्ष के अनुरेख, जेड अक्ष की दिशा के अनुरेख, जेड अक्ष की दिशा के अनुरेख इकाई सदिश के कैप का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई सदिश एक्स वाई तल में है, तो उसको सूचित किया गया है ए सदिश को 3i कैप प्लस 4j कैप के द्वारा। आई कैप एक्स अक्ष के अनुरेख या एक्स अक्ष के अनुरेख या एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, जबकि जे कैप वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। तो यदि ए वेक्टर ए सदिश बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो हमको ए वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश मालूम करना है। तो ए सदिश के अनुरेख इकाई सदिश का सूत्र हमने यहाँ लिखा है, ए कैप, ए सदिश के अनुरेख इकाई सदिश ए के ऊपर कैप का निशान, तो ए कैप बराबर ए सदिश में उसके मापांक से भाग देना होता है, तो ए सदिश अपॉन ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक, दैट इज संकेत में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को मॉड संकेत के अंदर रखा गया, जो कि ए सदिश का परिमाण है, मापांक है। तो यहाँ पर ए सदिश ए वेक्टर दिया है xy प्लेन में 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ए कैप की दिशा में इकाई सदिश होगा, इसका इसी सूत्र का उपयोग किया जाए। तो इसे, यह एक प्रॉब्लम है जो कि 12th मैथमेटिक्स में भी वेक्टर में प्रॉब्लम इस पर बेस्ड आता है कि कोई सदिश दिया हुआ है तो उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। तो मैथ में भी, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में भी यह सूत्र उपयोग में आता है। तो ए कैप, ए वेक्टर की दिशा दिया है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ए वेक्टर के अनुरेख ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, जो सूत्र हमने उपयोग किया। ए वेक्टर का वैल्यू है दिया है यहाँ 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड निकालने का सूत्र है रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुरेख, एक्स अक्ष के
अनुरेख या एक्स अक्ष के अनुदिश घटक जो कि एक्स है, जो कि 3 है, और ए सदिश का वाई अक्ष के अनुदिश घटक है 4 है। तो ए वेक्टर का मॉड हो गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यह सूत्र है ए वेक्टर का मापांक मालूम करने के लिए, जिसे हम लोग सदिश का वियोजन टॉपिक में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग हो रहा है ए सदिश का मापांक का, ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए का एक्स घटक का स्क्वायर प्लस वाई घटक का स्क्वायर। ए वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक है वह मान कितना है, 3 है। तो 3i प्लस 4j या ए सदिश हो गया, और अपॉन एक ए सदिश का मापांक से भाग दिया गया, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 दैट इज 25, रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। इसलिए दिया गया सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप का ए सदिश के अनुरेख इकाई सदिश ए कैप का मान हो गया ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड से डिवाइड कर दिया गया। तो 3 ए वेक्टर का मान दिया है, ए वेक्टर को व्यक्त किया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप से, एवं ए वेक्टर का मापांक हो गया रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25। इसलिए ए वेक्टर के अनुरेख इकाई सदिश ए कैप हो गया कितना 1/5, मतलब रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट अंडर 9 प्लस 16 इक्वल टू 5, तो स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई इन न्यूमरेटर 3i कैप प्लस 4j कैप। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में है, अंश में 3i प्लस 4j कैप दैट इज 3i प्लस 4j कैप अपॉन 5 दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। यह दिया गया सदिश ए सदिश 3 ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप के अनुरेख इकाई सदिश का मान हमने ए कैप मालूम कर लिया। ए कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। इस प्रकार सदिश का एक मुख्य टाइप, जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया, वह इकाई सदिश है। 3 परस्पर लंबवत नियामक अक्षों x, y एवं z के अनुरेख इकाई सदिश क्रमशः i कैप, j कैप एवं k कैप उपयोग में लाए जाते हैं, जिसे डायग्राम से भी दर्शाया जा सकता है। 3 परस्पर लंबवत सदिश हैं, कौन कौन है? OX है, OY है एवं OZ है। तो 3 परस्पर लंबवत नियामक अक्ष x, y, z, किन्हीं 2 परस्पर लंबवत नियामक अक्षों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। x, y तथा z 3 परस्पर लंबवत नियामक अक्ष हैं, और इनमें से x अक्ष के अनुरेख, x अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए i कैप, y अक्ष के अनुरेख जो इकाई सदिश होगा y कैप, कोई सदिश अगर y अक्ष के अनुरेख अगर व्यक्त किया गया है, प्रदर्शित है, तो उसे उस सदिश का मापांक के बगल में j कैप संकेत लगाकर सूचित किया जाएगा। और यदि कोई सदिश z अक्ष के अनुरेख है, तो z अक्ष के अनुरेख उस सदिश का मापांक के बगल में z अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश k कैप का उपयोग किया जाता है। तो z अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश k कैप हो गया। i कैप के x अक्ष के अनुरेख, x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश i कैप, y अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इकाई सदिश j कैप, तथा z अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश को प्रदर्शित करने के लिए k कैप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र में 3 परस्पर या 3 समकोणीय, 3 परस्पर समकोणीय या 3 परस्पर लंबवत इकाई सदिशों को निरूपित किया गया है। इस चित्र में 3 परस्पर लंबवत समकोणीय, 3 परस्पर लंबवत इकाई सदिश या समकोणीय इकाई सदिश i कैप x अक्ष के अनुरेख, y कैप j कैप y अक्ष के अनुरेख एवं k कैप z अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश सूचित किए जाते हैं। x अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश को i कैप, y अक्ष के अनुरेख इकाई सदिश को j कैप, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया भी गया है, तथा z अक्ष के अनुरेख k कैप। अब नंबर 2, दूसरा मुख्य टाइप सदिश का मुख्य प्रकार है, वह है ऋण सदिश, निगेटिव वेक्टर, ऋण सदिश। निगेटिव वेक्टर
ऋण सदिश वह सदिश है जो कि किसी दिए गए सदिश के परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। तो किसी दिए गए सदिश के परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में दर्शाए गए सदिश को ऋण सदिश कहा जाता है। जैसे कि कोई सदिश अगर ए वेक्टर है जिसकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में निरूपित है, जबकि दूसरा सदिश ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, दूसरा सदिश बी सदिश है वह ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में अगर निरूपित है, लेकिन बी सदिश का परिमाण भी ए सदिश का परिमाण के बराबर है अर्थात ए सदिश को जिस रेखाखंड के द्वारा व्यक्त किया गया है उसकी लंबाई और बी सदिश को जिस रेखाखंड के द्वारा व्यक्त किया गया है, तो माना जाए कि ए सदिश को PQ रेखाखंड की लंबाई द्वारा PQ रेखाखंड द्वारा सूचित किया गया है, जबकि बी सदिश दूसरा सदिश बी वेक्टर को ए वेक्टर की विपरीत दिशा में अर्थात ए वेक्टर को अगर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है तो बी सदिश ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है और इसे जो बी वेक्टर को एक दूसरा रेखाखंड RS के द्वारा, दूसरी सीधी रेखा RS के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इन दोनों में मतलब दोनों रेखाओं की ए वेक्टर को सूचित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है PQ रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, जबकि बी सदिश को दूसरी सरल रेखा के द्वारा, सीधी रेखा RS के द्वारा प्रदर्शित किया गया है ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन RS की लंबाई तथा PQ की लंबाई दोनों समान है। अतः यह दोनों बी वेक्टर को हम क्या कहेंगे, दिए गए सदिश ए वेक्टर का ऋण सदिश कहेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। यदि कोई दिया गया सदिश बी वेक्टर माने ए वेक्टर है जो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में PQ रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित है और उसी रेखा मतलब उसी ए सदिश के परिमाण में बराबर ही एक दूसरा सदिश बी सदिश है जो परिमाण में बराबर है, लेकिन एक दूसरी रेखाखंड RS के द्वारा, दूसरी सरल रेखा RS के द्वारा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में प्रदर्शित हुआ है। मतलब ए सदिश का की जो दिशा है प्लस एक्स अक्ष, उसके विपरीत दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में प्रदर्शित हुआ है दूसरा सदिश बी वेक्टर, लेकिन जिस रेखाखंड RS के द्वारा बी वेक्टर प्रदर्शित हुआ है उस रेखाखंड की लंबाई PQ रेखाखंड की लंबाई के बराबर है। दिशा केवल विपरीत है, लेकिन लंबाई दोनों रेखाओं का परिमाण, लंबाइयां, दोनों रेखाओं की लंबाई जो है लंबाइयां समान है, लेकिन दिशा विपरीत है। तो दूसरे सदिश बी वेक्टर को यहाँ क्या कहेंगे, बी सदिश बराबर ए वेक्टर का ऋण सदिश, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइनस ए वेक्टर द्वारा उसे प्रदर्शित करेंगे, सूचित करेंगे। यह हो गया बी वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर अर्थात ए वेक्टर का ऋण सदिश, ए वेक्टर का ऋण सदिश हो गया बी वेक्टर। इस प्रकार ऋण सदिश को भी डिस्कस किया गया। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि दो आदमी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में अगर समान विस्थापन तय करता है, तो मान लिया कि एक आदमी धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में या एक आदमी उत्तर की ओर गया, 1 किलोमीटर विस्थापन तय किया तथा दूसरा आदमी दक्षिण की दिशा में 1 किलोमीटर ही विस्थापन 1 किलोमीटर विस्थापन ही कवर किया। तो दोनों आदमियों का विस्थापन समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, उन दोनों का जो विस्थापन होगा, दोनों आदमियों का विस्थापन, वह ऋण सदिश कहलाएगा, एक दूसरे का ऋण सदिश कहलाएगा। अब तीसरा सदिश है मुख्य सदिश, वह शून्य सदिश है। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर वैसा सदिश जिसका मापांक शून्य होता है, परिमाण नहीं होगा, अर्थात रेखाखंड की लंबाई ही शून्य हो जाएगी। इस प्रकार वह सदिश एक बिंदु मात्र रह जाएगा जिसकी दिशा जो होगी स्वैच्छ होगी, आर्बिट्ररी होगी, क्योंकि कोई बिंदु की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो जब रेखाखंड की लंबाई ही शून्य हो जाएगी तो वह क्या होगा, वह एक बिंदु मात्र रह जाएगा जिसकी दिशा स्वैच्छ होगी, आर्बिट्ररी होगी। तो वैसे सदिश को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। तो जिस सदिश का मापांक, जिस सदिश, इसका शून्य सदिश का की परिभाषा, जिस सदिश का मापांक मॉडुलस शून्य होता है, शून्य होता है,
उसे शून्य सदिश कहा जाता है। कोई बिंदु एनी पॉइंट, कोई बिंदु शून्य सदिश का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि सदिश का परिमाण शून्य हुआ तो उस रेखा की लंबाई जिस सदिश, क्योंकि सदिश के परिमाण को कैसे व्यक्त किया जाता है, किसी सदिश के परिमाण को रेखा की लंबाई के द्वारा, तो रेखा की लंबाई ही शून्य हो गई तो एक बिंदु मात्र रह गया, एक बिंदुवत हो गया वह। तो कोई बिंदु जो है शून्य सदिश का बहुत अच्छा उदाहरण है। और कोई बिंदु, जब वह बिंदु हो गया तो उसकी दिशा क्या होगी, स्ट्रेट होगी, आर्बिट्ररी होगी, उसे शून्य सदिश, जिस सदिश का मापांक शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहा जाता है। शून्य सदिश को का संकेत होता है जीरो के ऊपर तीर का निशान। तीर का निशान दिशा प्रदर्शित करेगा, लेकिन मापांक शून्य हो गया तो जीरो सदिश का मापांक को प्रदर्शित कर रहा है जो कि शून्य हो गया, और दिशा स्वेच्छ है। तीर का निशान तो दिशा को व्यक्त करता है, लेकिन जब बिंदु सदिश का परिमाण शून्य हो गया तो वह एक बिंदुवत हो जाएगा, बिंदु मात्र हो जाएगा, जिसकी दिशा स्वेच्छ होगी, आर्बिट्ररी होगी। तो इसे शून्य सदिश को किस संकेत सूचित किया जाता है, जीरो के ऊपर तीर देकर, जीरो के ऊपर तीर देकर, जैसे जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर तीर देकर संकेत से शून्य सदिश को जीरो के ऊपर तीर देकर, जीरो परिमाण हो गया जो कि शून्य है, संकेत से सूचित किया जाता है। अब शून्य सदिश के कुछ मुख्य गुण हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य जीरो वेक्टर। शून्य सदिश के गुण, शून्य सदिश के गुण। पहला, अगर किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ा जाए तो वह सदिश अपरिवर्तित रहता है, उस सदिश में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश, ए के ऊपर तीर दे लिए, प्लस इसमें शून्य सदिश जोड़ा जाए, ए के ऊपर तीर ए सदिश हो गया, प्लस जीरो वेक्टर शून्य सदिश बराबर, अभी सदिश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह सदिश ए वेक्टर ही होगा। परिणामी जो होगा, दोनों का जोड़, मतलब किसी सदिश, दिए गए सदिश ए वेक्टर में अगर शून्य सदिश जीरो वेक्टर को जोड़ा जाता है तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही सदिश प्राप्त होगा जो सदिश हमने लिया है। वह सदिश, लिया गया सदिश कौन है, वह सदिश ए वेक्टर है, ए सदिश है। और इसी ढंग से अगर किसी सदिश में शून्य सदिश को अगर घटा दिया जाए, अगर यही सदिश लिया जाए या बी सदिश ले लिया जाए और इसमें से जी शून्य सदिश को घटा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बी सदिश पर, बी सदिश ही प्राप्त होगा। तो यह दूसरा गुण हो गया। यह दूसरा गुण है किसका, शून्य सदिश का। पहला गुण क्या हुआ कि किसी सदिश, माना कि सदिश ए सदिश है, ए के ऊपर तीर लगाकर ए सदिश पढ़ा जाता है, उसमें शून्य सदिश को जोड़ा गया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस सदिश में, अर्थात वह सदिश ही प्राप्त हुआ, ये सदिश ही प्राप्त होता है, जैसे ए के ऊपर तीर का निशान देकर सूचित किया गया है। उसी ढंग से दूसरा गुण शून्य सदिश का, अगर किसी सदिश माना जाए कि बी सदिश है कोई, ए सदिश भी लिया जा सकता था, तो बी सदिश में से शून्य सदिश जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर तीर देकर शून्य सदिश को सूचित किया जाता है, तो बी वेक्टर में से जीरो शून्य सदिश घटाया गया तो बी वेक्टर ही प्राप्त हुआ। तो यह दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है, इसी प्रकार अगर किसी सदिश में, किसी दिए गए सदिश में शून्य सदिश से गुना किया जाए, जैसे कि मान लिया कि ये सदिश है, इसमें गुना किया जाए शून्य सदिश से, तो परिणामी जो है, अब सदिश जो दिया गया सदिश है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उस सदिश ए सदिश में अगर शून्य सदिश से गुना किया जाएगा तो अब उस सदिश पर प्रभाव पड़ेगा, अब शून्य सदिश प्राप्त होगा। तो किसी दिए गए सदिश, माना कि ये सदिश में शून्य सदिश को अगर गुना किया जाए, शून्य सदिश से गुना किया जाए तो शून्य सदिश ही, परिणामी अब शून्य सदिश होगा, जीरो वेक्टर ही प्राप्त होगा। यहाँ पर उस सदिश पर प्रभाव पड़ गया, किसी सदिश ए सदिश को शून्य सदिश से गुना किया गया, जीरो के ऊपर तीर लगाकर, तो शून्य सदिश ही प्राप्त होता है, तो सदिश पर प्रभाव पड़ा। और एवं चौथा गुण है शून्य सदिश का, किसी अदिश में या किसी अदिश में या किसी अदिश में या कोई अगर पूर्णांक है या कोई वास्तविक संख्या है, उसमें अगर शून्य सदिश से गुना किया जाए तो परिणामी शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। तो माना कि कोई अदिश लेमडा है या कोई लेमडा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और उसमें शून्य सदिश से अगर गुना किया जाए लेमडा इंटू जीरो वेक्टर, जहाँ लेमडा कोई अदिश या वास्तविक संख्या है, तो लेमडा इंटू जीरो वेक्टर शून्य सदिश, जिसे संकेत से सूचित किया गया जीरो के ऊपर तीर देकर, और इसका रिजल्ट भी शून्य सदिश होगा। तो किसी सदिश में, जैसे ये सदिश में शून्य सदिश से गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। उसी ढंग से किसी अदिश, माना कि लेमडा अदिश है, उसमें शून्य सदिश से गुना किया जाए तो शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। इस प्रकार शून्य सदिश के चार गुणों को, चार
मुख्य गुणों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके आगे कुछ मुख्य सदिश के प्रकार और भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नंबर 4 में सम सदिश, इक्वल वेक्टर्स और लाइक वेक्टर्स। सम सदिश, रैखिक सदिश भी एक महत्वपूर्ण सदिश है। तो रैखिक सदिश और सम सदिश दोनों को डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग रैखिक सदिश ही डिस्कस कर लें। नंबर 4, रैखिक सदिश कॉलिनियर वेक्टर्स। नाम से ही स्पष्ट है, रैखिक, किसी सरल रेखा के अनुरेख या समानांतर रेखाओं के अनुरेख एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में, जिनके परिमाण समान हो, जिन सदिशों के परिमाण समान हो या असमान हो, एक ही रेखा हो या समानांतर रेखा हो, उस पर 2 या 2 से अधिक सदिश अगर व्यक्त किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, तो उन्हें रैखिक सदिश कहा जाता है। तो रैखिक सदिश का डिफिनेशन इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। रैखिक सदिश कॉलिनियर वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य सदिश है। यह एक सदिश का बहुत ही मुख्य टाइप है, मेन टाइप है। तो एक ही रेखा पर, सीधी रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर या एक ही रेखा के अनुरेख, एक ही सरल रेखा के अनुरेख या समानांतर रेखाओं के अनुरेख एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में व्यक्त किए गए, दर्शाए गए सदिश जिनके परिमाण समान या असमान हो, वे रैखिक सदिश कहलाते हैं। विपरीत दिशाओं में प्रदर्शित किए गए सदिश जिनके परिमाण या मापांक समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, जिनके परिमाण या मापांक समान या असमान हो, वे सभी रैखिक सदिश कहलाते हैं। कॉलिनियर वेक्टर्स अंग्रेजी में, हिंदी में रैखिक सदिश कहलाते हैं। इसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया, जिन्हें रैखिक सदिशों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। माना जाए कि 2 रैखिक सदिश हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये सदिश है और दूसरा सदिश बी सदिश है। यहाँ दोनों का परिमाण अलग अलग है, लेकिन एक ही रेखा पर, एक ही दिशा में प्रदर्शित है। या दोनों सदिश एक ही रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी प्रदर्शित हो सकते हैं, विपरीत दिशाओं में भी प्रदर्शित हो सकते हैं। ये जो है, ये सदिश को यहाँ दिखाया गया है धनात्मक x अक्ष की दिशा में, और उसी रेखा पर दूसरा सदिश बी वेक्टर विपरीत दिशा में अर्थात ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में व्यक्त है। यह दोनों मतलब एक ही सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर एक ही दिशा में दर्शाए गए 2 सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, यहाँ इनके परिमाण असमान दिखाए गए हैं।
भी रैखिक सदिश है, और यहाँ एक ही सरल सीधी रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर एक ही सरल रेखा पर विपरीत दिशाओं में दर्शाए गए दोनों सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर भी, ए सदिश तथा बी सदिश भी रैखिक सदिश हैं। इसके अलावा अगर ए सदिश तथा बी सदिश को समानांतर रेखाओं में दर्शाया जाए, ए सदिश सपोज किया जाए एक ही दिशा में धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, और बी सदिश भी धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन समानांतर रेखाओं में प्रदर्शित है, यह भी रैखिक सदिश हुआ। या अगर ए सदिश धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में भी प्रदर्शित किया गया है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में ए सदिश को दर्शाया गया है, जबकि दूसरा सदिश बी वेक्टर को समानांतर रेखा में ही, उसके समानांतर ही लेकिन विपरीत दिशा में, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में दूसरा सदिश बी वेक्टर को अगर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर दो समानांतर रेखाओं में दो सीधी रेखाएं समानांतर हैं, और दो समानांतर सीधी रेखाओं पर दर्शाए गए, विपरीत दिशाओं में दर्शाए गए दोनों सदिश ए सदिश तथा बी सदिश, या दो समानांतर रेखाओं पर, दो सीधी रेखाओं पर, दो सीधी समानांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में दर्शाए गए दोनों सदिश ए वेक्टर तथा ए सदिश तथा बी सदिश रैखिक सदिश हैं। तो रैखिक सदिश एक ही सीधी रेखा पर हो सकता है, या समानांतर रेखाओं पर हो सकता है, एक ही दिशा में हो सकते हैं या विपरीत दिशाओं में हो सकते हैं, असमान परिमाण के हो सकते हैं या समान परिमाण के हो सकते हैं। जब दो रैखिक सदिश समान परिमाण के होते हैं तो उन्हें समसदिश कहा जाता है। समसदिश रैखिक सदिश का ही एक विशेष प्रकार है या विशेष रूप है। जब दो रैखिक सदिश के परिमाण तथा दिशा समान हो तो वे समसदिश या समदिश सदिश कहलाते हैं। तो पांचवा सदिश का मुख्य प्रकार नंबर 5 वह समसदिश या समदिश सदिश है, जो कि रैखिक सदिश का ही एक टाइप है या रैखिक सदिश का ही एक विशेष अवस्था है। तो नंबर 5 समसदिश या समदिश सदिश, समसदिश या समदिश सदिश इक्वल और लाइक वेक्टर्स, इक्वल और लाइक वेक्टर्स। दो रैखिक सदिश समसदिश कहलाते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशा समान। तो इस डेफिनेशन को आप लोग नोट करें। दो रैखिक सदिश समसदिश या समदिश सदिश कहलाते हैं जब उनके परिमाण तथा दिशा समान। दो रैखिक सदिश समसदिश या समदिश सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण तथा दिशा समान, यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान। जैसे दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश को अगर एक ही दिशा में एक दूसरे के समानांतर अगर एक ही दिशा में दर्शाया जाता है, माना जाए कि ए सदिश को PQ रेखाखंड द्वारा तथा बी सदिश को RS रेखाखंड के द्वारा, RS रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन दोनों रेखाखंडों की, दोनों सीधी रेखाओं PQ तथा RS जिनके द्वारा दो सदिश ए सदिश तथा बी सदिश को प्रदर्शित किया गया है, उनकी दिशा भी समान है, दोनों धनात्मक एक्स की दिशा में है तथा उनके परिमाण, उनकी लंबाइयां भी समान है। तो इन दोनों सदिशों ए तथा बी सदिश के परिमाण समान हैं, इसलिए कि जिन रेखाओं के द्वारा, जिन सीधी रेखाओं के द्वारा, जिन सरल रेखाओं के द्वारा दोनों सदिशों को प्रदर्शित किया गया है, उनकी लंबाइयां समान है, उनकी लंबाई समान है तथा दिशा भी समान है। तो इसलिए दोनों सदिश का परिमाण तथा दिशा समान है। तो इन दोनों रैखिक सदिशों को हम क्या कहेंगे? समसदिश या समदिश सदिश कहेंगे। तो समदिश सदिश होंगे दोनों सदिश, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड एंड बी वेक्टर का मॉड समान है तथा दिशा भी दोनों का मापांक समान है। तो इसलिए संकेत में हमने लिखा ए वेक्टर का मापांक, मॉड संकेत के अंदर ए वेक्टर को, ए सदिश को लिखा, एवं RHS में दायां पक्ष में बराबर दे करके ए वेक्टर का मॉड बराबर
दे करके बी सदिश का मापांक बी वेक्टर का मॉड। तो दोनों सदिश का मापांक समान है एवं दिशा भी समान है, तो थीटा दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, एक ही दिशा है। जब दिशा दो सदिशों की समान होगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो ए तथा बी सदिश को क्या कहा जाएगा, संधि सदिश या सम सदिश कहा जाएगा। अब अंत में एक अन्य एक सदिश का एक अन्य प्रकार जिसे, जो कि एक मुख्य सदिश है, जिसे समतलीय सदिश को प्लेनर वेक्टर। तो नंबर 6, इसके अलावा भी सदिश के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन सदिश के जो मुख्य प्रकार हैं उनको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो लास्ट में नंबर 6, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश को प्लेनर वेक्टर्स। वैसे सदिश जो किसी एक निश्चित तल में, वैसे सदिश जो एक ही तल में, दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही तल में, एक ही समतल में स्थित होते हैं तो उन्हें समतलीय सदिश कहा जाता है। समतलीय सदिश को प्लैनर वेक्टर्स, को प्लैनर वेक्टर्स। इसे डिफाइन कर लिया जाए, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक सदिश, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल या एक ही समतल, माना जाए कि वह समतल, वह तल XY तल है। तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल या एक ही समतल, माना कि वह तल XY तल है, में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तो वे समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो वे समतलीय सदिश कहलाते हैं। When two or more vectors lie in the same plane, they are called coplanar vectors। अंग्रेजी में भी हमने डिफाइन कर दिया। अब समतलीय सदिश को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। माना जाए कि कोई समतल XY तल है और उसमें माना कि तीन सदिश A, B तथा C, तीनों सदिश एक ही तल में XY तल में ही स्थित, तो तीनों सदिश को समतलीय सदिश कहा जाएगा। वे तीनों सदिश समतलीय सदिश कहलाएंगे जो एक ही तल में स्थित होंगे। या X Y दो परस्पर लंबवत नियामक अक्षों का तल है। दो परस्पर लंबवत नियामक अक्षों X तथा Y अक्ष दोनों नियामक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। तो XY अक्ष का तल है और इसमें तीन सदिश सपोज किया जाए, A सदिश है, B सदिश है, ये B सदिश हो गया, दूसरा सदिश B सदिश है, तीसरा सदिश C सदिश है, तीसरा सदिश C वेक्टर। ये तीनों सदिश A वेक्टर, B वेक्टर तथा C वेक्टर एक ही तल, एक ही समतल, यहाँ XY समतल में स्थित हैं। इन तीनों सदिशों को A वेक्टर, A सदिश, B सदिश तथा C सदिश तीनों समतलीय सदिश कहे जाएंगे। इन तीनों सदिशों को समतलीय सदिश कहा जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में तीन समतलीय सदिश A वेक्टर, A सदिश, B सदिश, A के ऊपर तीर का निशान देकर A वेक्टर को, B के ऊपर तीर का निशान देकर अंग्रेजी अक्षर इंग्लिश लेटर B के ऊपर तीर का निशान देकर B सदिश तथा अंग्रेजी लेटर इंग्लिश लेटर C के ऊपर तीर का निशान देकर तीसरा सदिश C सदिश को सूचित किया गया है, जो कि एक ही तल XY तल में स्थित हैं। अतः तीनों सदिश A वेक्टर, A सदिश, B सदिश तथा C सदिश समतलीय सदिश होंगे। तो यह चित्र है तीन समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, तीन समतलीय सदिश
ए सदिश ए के ऊपर तीर देकर, बी सदिश अंग्रेजी अक्षर इंग्लिश लेटर बी के ऊपर तीर देकर एवं तीसरा सदिश अंग्रेजी लेटर सी इंग्लिश लेटर सी के ऊपर तीर देकर प्रदर्शित किया गया है। तो ये तीनों सदिश ए वेक्टर बी के ऊपर तीर देकर बी अंग्रेजी लेटर बी के ऊपर तीर देकर बी वेक्टर तथा अंग्रेजी लेटर इंग्लिश लेटर सी के ऊपर तीर देकर सी वेक्टर, तीनों एक ही समतल XY तल में स्थित हैं। अतः तीनों सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर को समतलीय सदिश कहा जाएगा। इस प्रकार अब यह वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश तथा सदिशों का संयोजन, त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम को हिंदी मीडियम में डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर का चैप्टर 4 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन ए समतल में गति मोशन इन ए प्लेन का, इंग्लिश मीडियम में मोशन इन ए प्लेन चैप्टर 4 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन को के इंग्लिश मीडियम के वीडियोज को मैंने बहुत पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसे इंग्लिश मीडियम के क्लास 11 फिजिक्स के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार के प्लेलिस्ट में से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। आप सभी को अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।